अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सर फजील, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है तो हम वालेकुम सेशन अस्सलाम। स्टार्ट करते हैं। जी। ओके सर, मुझे कंफर्म कीजिएगा मेरी स्क्रीन विजिबल है। जी, आपकी स्क्रीन विजिबल है। ओके, सो सेशन स्टार्ट करने से पहले हम आई कोड गुरु का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। आज हमारा फर्स्ट डे है डीएसए के सेशन का। तो आई कोड गुरु पे हम अपना नॉलेज यस, दूसरों के साथ विजिबल है। शेयर करते हैं। एज अ कम्युनिटी हम ग्रो करते हैं और हम एक दूसरे से लर्न करते हैं। आई कुड गुरु पे हमारा मिशन होता है एम्प्लॉयबिलिटी को इंक्रीज़ करना और हाईटेक स्किल्स को जो मार्केट में इन डिमांड है वो सिखाना स्टूडेंट्स को, और इंटरनेशनल मेंटोर्स से मीटअप करवाना हैकाथॉन्स और वेबिनार्स की शक्ल में। हमारा फोकस किया और हम काम कैसे करते हैं। आई कोड गुरु पे डेली 20+ सेशंस रन हो रहे होते हैं और एक वीकली वेबिनार और 2 वीकली वर्कशॉप्स होती हैं। वीकली वेबिनार जो है ये इंटरनेशनल होता है। इसके अलावा पाइथन फॉर बिगनर्स के मल्टीपल कोर्सेज रन हो रहे होते हैं, डीएसए के और आइल्स के कोर्सेज होते हैं जो डिफरेंट टाइम स्लॉट्स पे हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग, अपनी अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग कोई भी सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारे सारे सेशन लाइव होते हैं, तो अगर किसी का कोई सेशन मिस हो जाता है तो आप रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। कुछ रिसेंट अचीवमेंट्स आई कोड गुरु की देख लेते हैं। 700+ इंटरनेशनल हैकाथॉन्स के अवार्ड्स हैं हमारे पास, और हम स्टूडेंट्स की हेल्प करते हैं फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स ग्रैब करने के लिए, जो मोस्टली यूएसए में है बट बाकी कंट्रीज़ में भी स्टूडेंट्स विन करते हैं। हम सीवी इतना, आपका सीवी इतना पॉलिश कर देते हैं कि आप फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स ग्रैब कर सकते हैं। इसके अलावा लोकल और इंटरनेशनल इंटर्नशिप्स और जॉब्स के लिए हमारे स्टूडेंट्स एलिजिबल होते हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक इवेंट होता है CS50X पजल डे। इसमें पजल सॉल्व करने होते हैं, और 2025 में यानी इस साल हमारी 259 टीम्स ने वो सारे के सारे पजल्स करेक्टली सॉल्व किए थे। और इसके अलावा स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक प्रोग्राम होता है कोड इन प्लेस, जिसमें हमारे 240+ मेंटोर सेलेक्ट हुए थे। यहाँ पे आपने जाके टीच करना होता है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को पाइथन फॉर बिगनर्स का कोर्स। एमआईटी इमर्जिंग टैलेंट प्रोग्राम में 320 ग्लोबल सिलेक्शन हुई थी, जिसमें 3 स्टूडेंट्स आई कोड गुरु से थे, और ये बहुत ही प्रेस्टिजियस प्रोग्राम होता है। इसके अलावा गूगल कोड जैम जो इनका फेयरवेल राउंड था 2023 में, इसमें 301 स्टूडेंट्स आई कोड गुरु के जो है उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। और 3 इंटर्न्स हमारे इतिहाद एविएशन ग्रुप में सिलेक्ट हुए थे, जो कि एक इंटर्नशिप थी यहाँ पे जो कि अबू धाबी में थी, और ये इनको एक हैकाथॉन विन करने के बाद मिली थी। 2024 में हमारे स्टूडेंट्स ने इन यूएस की यूनिवर्सिटीज़ में फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स ग्रैब की, और वो स्टूडेंट्स कुछ इन यूनिवर्सिटीज़ से थे। और अब इस साल 2025 में मज़ीद यूनिवर्सिटीज़ में हमारे स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया है, और 2026 में यानी अपकमिंग ईयर में ये अपॉर्चुनिटीज़ जो है ये डबल हो रही हैं। और उनका प्रोफाइल कुछ इस तरह से था। सीजीपीए की रेंज 3.1 से 3.8 है, आइल्स 6.5 से 7.5, पब्लिकेशंस कोई भी नहीं थी स्टूडेंट्स की, और बैंक स्टेटमेंट भी कोई शो नहीं करवानी पड़ी थी। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने जीआरई भी नहीं दिया था, और स्टडी कैप 1 से 15 ईयर्स का था। ये स्कॉलरशिप फुली फंडेड थी, 100% फी वेवियर था, और इसके अलावा एडिशनल जो है $1100 से $3000 पर मंथ स्टाइपेंड भी मिला था। तो ये ग्राफ आप देख सकते हैं, आई कोड गुरु की ग्रोथ शो कर रहा है। 2021 में हमारे स्टूडेंट्स, हमारी कम्युनिटी तकरीबन 5000 के अराउंड थी, और इस साल इंक्रीज़ होके हम ऑलमोस्ट 35,000 की कम्युनिटी बन चुके हैं। ये जो लास्ट स्लाइड में मैंने डिफाइन किया है उसी का पाई चार्ट है। इसमें आप देख सकते हैं कि 2022 में सिर्फ 9.4% थी जिन स्टूडेंट्स ने फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स ग्रैब की थी, और 2024 में ये इंक्रीज़ होकर 72% तक चली गई, और इस साल ये मज़ीद इंक्रीज़ होकर तकरीबन 90% तक जा चुके हैं। तो थैंक यू वेरी मच। आप आई कोड गुरु के फेसबुक पेज को भी ज्वाइन कर सकते हैं, और यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक आई कोड गुरु पर रजिस्टर नहीं किया तो हमारी वेबसाइट पर जाके रजिस्टर कर सकते हैं, जो है www.icode.guru/join। सो आज का
सेशन स्टार्ट करते हैं। आज से हम स्टार्ट करें डीएसए फॉर बिगनर्स, एंड आई एम द मॉडरेटर ऑफ दिस कोर्स एंड वी हैव सर फजील हु इज़ द ट्रेनर। तो सर यू कैन स्टार्ट। और आप लोग में से कौन कौन ऐसे है जो बिल्कुल ही बिगनर है, जिसको लाइक प्रोग्रामिंग का या डीएसए की बिल्कुल बेसिक्स भी नहीं पता? आप हैंड रेज कर सकते हैं। अच्छा, बस एक ही स्टूडेंट है? ओके, आप भी बिगनर हैं। ठीक है, तो ये कोर्स बिल्कुल बिगनर फ्रेंडली होगा। अगर आपको नहीं भी पता बेसिक्स, तो हम बिल्कुल बेसिक्स से लेके चलेंगे। और जो भी आपका क्वेश्चन हो आप लोग अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। सर से भी पूछ सकते हैं और मैं भी आपको आंसर कर सकती हूँ। जी सर, आप स्टार्ट कर सकते हैं। जी ओवर टू मेरी यू। स्क्रीन शेयर हो रही है। यस सर, इट्स विजिबल। ओके, वेलकम एवरीवन टू द डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स कोर्स। ये जैसा मैम ने बताया कि बिल्कुल बिगनर्स के लिए है ये कोर्स। अगर आप किसी नॉन टेक बैकग्राउंड से भी हैं तब भी ये कोशिश ये की जाएगी कि आपको भी एक बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स की। सिर्फ प्री रिक्विजिट ये है इसका कि आपके पास प्रोग्रामिंग की एक फंडामेंटल नॉलेज होनी चाहिए कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, इफ एल्स स्टेटमेंट क्या होती हैं, या फिर लूप्स क्या होते हैं, जो कि बेसिक नॉलेज है। तो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की नॉलेज हो सकती है। हम जो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे हम वो पाइथन के थ्रू करेंगे, लेकिन इट डजेंट रियली मैटर कि आपको कौन सी लैंग्वेज आती है। अगर आपको लॉजिक समझ में आ गई तो आप किसी भी लैंग्वेज में कर सकते हैं, वेदर इट्स सी, जावा और पाइथन। तो हम इस अजम्पशन के साथ चलेंगे कि आपको फंडामेंटल्स आते हैं प्रोग्रामिंग के। सही, तो हमारा ये जो कोर्स है ये 5 वीक्स का होगा। हम लोग स्टार्ट करेंगे फाउंडेशन से कि डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स होते क्या हैं, इनको क्यों इस्तेमाल किया जाता है, इनका क्या फ़ायदा है, और इनके अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो यूज होती है जिसे हम कहते हैं टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, जिसको आपने सुना भी होगा, बिग ओन ऑफ नोटेशन के नाम से जाना जाता है। तो इंतहाई इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। तो हम इसको पहले, हम आगे मूव करने से पहले पहले हम इसको कवर करेंगे कि ये होता क्या है। देखो, देखो, उसके बाद फिर हम एरेज देखेंगे, स्ट्रिंग्स देखेंगे, हैश सेट्स और हैश मैप्स देखेंगे। और जैसा एज यूजल फ्राइडे वाला जो डे होता है हमारे पास, वो प्रेजेंटेशन का होता है कि जो जो भी ऑडियंस उसमें अगर कोई प्रेजेंट करना चाहता है, हमने जो भी उस वीक के अंदर जो भी टॉपिक पढ़ा है उससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स हैं, लीड कोड की प्रॉब्लम्स हैं, वो सॉल्व करना चाहें, प्रेजेंट करना चाहें, तो वो हमारे पास फ्राइडे वाला होता है। फिर हम वीक 2 के ऊपर टू पॉइंटर्स मेथड देखेंगे, स्टैक्स देखेंगे, क्यूज देखेंगे। ये भी स्टैक और क्यूज डेटा स्ट्रक्चर्स हैं, तो इनको देखेंगे, इनकी प्रॉब्लम्स देखेंगे किस तरीके से सॉल्व की जाती हैं। फिर हम वीक 3 पे मूव करेंगे तो हम बाइनरी सर्च एल्गोरिथम देखेंगे, स्लाइडिंग विंडो देखेंगे। काफ़ी बेसिक और काफ़ी कॉमनली यूज होने वाला एल्गोरिथम है बाइनरी सर्च एल्गोरिथम, तो हम उसको देखेंगे। फिर हम वीक 4 पे जाएंगे तो हम लिंक लिस्ट देखेंगे और ट्रीज देखेंगे। तो ट्रीज के अंदर हम इन डेप्थ में नहीं जाएंगे, लेकिन जो जो फंडामेंटल नॉलेज है ट्रीज की हम उसको कवर करेंगे, क्योंकि ट्रीज खुद एक बहुत बड़ा टॉपिक है। तो ट्रीज के बाद फिर हम फाइनली रिकर्जन और बैकट्रैकिंग पे जाएंगे, और फिर हम अपना कोर्स जो है वो एंड करेंगे। तो ये जो है ये एक बिगनर लेवल कोर्स है, जिसके अंदर आपको डेटा एल्गोरिथम्स की एक एक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी इंटरमीडिएट और एडवांस में मूव करने से पहले कि किस तरीके से चीज़ें वर्क करती हैं। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन इस कोर्स से रिलेटेड? अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम अपनी प्रेजेंटेशन के ऊपर मूव कर सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स। अच्छा जी, सबसे पहला चीज कि डेटा स्ट्रक्चर्स हैं क्या। अब जैसे नाम से पता चल रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, हम हमारे पास कुछ डेटा है और हम उसको एक ऑर्गेनाइज्ड वे के अंदर रख रहे हैं। हम मिसाल के तौर पे हम फर्ज कर लेते हैं कि हमारे पास कुछ प्रोडक्ट्स हैं। हम उनको क्या कर रहे हैं, हम एक ऑर्गेनाइज्ड वे के अंदर रख रहे हैं, एक के बाद एक। पहले एक प्रोडक्ट आ गया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा। तो इस तरीके से हम उसको एक ऑर्गेनाइज्ड वे के अंदर हम उसको रखते हुए जा रहे हैं। या फिर
एक शेल्फ है, उस शेल्फ के अंदर हम बुक्स को लाइन बाय लाइन इस तरीके से ऐड करते हुए जा रहे हैं एक ऑर्गेनाइज वे के अंदर। फर्स्ट कर लेते हैं, फर्स्ट जो शेल्फ की जो रो है उसके अंदर जितनी भी बुक्स हैं उन सब का जो नेम है वो ए से स्टार्ट होता है। सेकंड वाली में बी से। तो क्या है, हम एक ऑर्गेनाइज करते हुए जा रहे हैं, एक स्ट्रक्चर बनाते हुए जा रहे हैं। डेटा स्ट्रक्चर जो है वो भी यही चीज है कि आपके पास कुछ डेटा होता है और आप उसको एक अपनी नीड के हिसाब से उसको एक स्ट्रक्चर करते हो कि किस कौन सा डेटा किस तरीके से अलाइन होगा। तो ये लॉजिक है डेटा स्ट्रक्चर्स की। हम क्या करते हैं, जैसे डेटा स्ट्रक्चर इज अ स्पेशलाइज्ड फॉर्मेट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्टोरिंग डेटा इन कंप्यूटर सो दैट इट कैन बी एक्सेस एंड मॉडिफाइड एफिशिएंटली। हमारे पास जो डेटा होता है हम उसको कंप्यूटर में इस तरीके से रखते हैं कि हम बाद में उसको यूटिलाइज कर सकें। सही है ना। तो जैसे हमने शेल्फ के अंदर बुक्स रखी हैं, या फिर हम क्या कर रहे हैं, हम एक बुक्स के ऊपर दूसरी बुक्स रखते हुए जा रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं हम चीज़ों को अपनी नीड्स के हिसाब से कि वो शेल्फ में आएंगी या फिर एक के ऊपर एक स्टैक के तौर पे आएंगी। तो ये डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स डेटा स्ट्रक्चर्स की एक लॉजिक है कि होते क्या है। सही है। और होते ही काफी इंपॉर्टेंट है कि क्योंकि कंप्यूटर सिस्टम्स के अंदर ये काफी मेजर टॉपिक है डेटा स्ट्रक्चर्स का। क्योंकि अगर आपके पास डेटा जो है वो एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट में नहीं होगा तो फिर चीजें वर्क नहीं करती। जैसे आपके पास डेटा बेसिस है, आपके पास कोई कंपनी है, उसका जो डेटा है आपने वो स्टोर करना है। तो आपके पास अगर डेटा स्ट्रक्चर की नॉलेज होगी तो आप उस डेटा को एक मीनिंगफुल वे के अंदर स्टोर कर सकते हो, वरना फिर वो एक स्कैटर्ड डेटा होगा, उसे मौजूद होगा, उसको कोई पर्पज नहीं होगा। भाई उसको फिर एक्सेस करना भी मुश्किल होगा। मुझे अगर फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसी बुक निकालनी है जिसका जो फर्स्ट लेटर है वो ए से स्टार्ट हो रहा है, तो अब मैं पूरे शेल्फ में ढूंढने के बजाय मैं कहाँ जाऊंगा, मैं फर्स्ट वाली रो के अंदर जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि सारा का सारा जो बुक्स हैं वो एक प्रॉपर वे के अंदर स्ट्रक्चर्ड हुई भी हैं। तो मुझे पूरा शेल्फ ढूंढना नहीं पड़ेगा। एक तो ये बेनिफिट होता है डेटा स्ट्रक्चर्स का। फिर हम आ जाते हैं कि एल्गोरिथम्स क्या है। डेटा स्ट्रक्चर्स तो हो गया कि आपके पास जो डेटा है वो किस तरीके से ऑर्गेनाइज हुआ है। एल्गोरिथम्स ये होते हैं कि आप एक स्टेप बाय स्टेप तरीका बताते हो कि उस डेटा को यूटिलाइज कैसे करना है। सही है। इसको इस तरीके से ले लें कि आपके पास इंग्रेडिएंट्स हैं, आपने इंग्रेडिएंट्स को एक प्रॉपर तरीके से अ, एक बास्केट के अंदर ऑर्गेनाइज कर दिया कि यहाँ पे वेजिटेबल्स आ गए, यहाँ पे फ्रूट्स आ गए, यहाँ पे स्पाइसेस आ गए, सब कुछ एक ऑर्गेनाइज हो गया। सही है। अब आपका एल्गोरिथम क्या है? एल्गोरिथम है आपके पास जो रेसिपी है। सही है। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस लिखा हुआ है कि उस डेटा को किस तरीके से इस्तेमाल करके आपको एक प्रोडक्ट बनाना है। तो यही एल्गोरिथम है। सही है। आपके पास डेटा होगा और आपको उस डेटा को यूज करना है, उस डेटा के अंदर मुख्तलिफ स्टेप्स लगाने हैं आपको अपना डिजायर्ड रिजल्ट गेन करने के लिए। तो वहाँ पास ये एल्गोरिथम होता है। सही है। तो हम जो पूरा पूरा कोड लिखते हैं वो एल्गोरिथम कहलाता है। डेटा हमारे पास आ गया, इनपुट, और एल्गोरिथम हो गया हमारे पास सारा का सारा जो हमारा कोड होता है। तो ये हमारे पास आ जाते हैं एल्गोरिथम्स। सही है। एल्गोरिथम से आगे चलते हैं हम कि डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स क्यों। यहाँ तक तो समझ में आ गया कि डेटा स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, ये भी समझ में आ गया कि एल्गोरिथम्स क्या होते हैं। लेकिन इनका यूज क्यों है, हम ये यूज क्यों कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये कि जब डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम यूज करते हैं तो हमारे पास हम जो भी काम करने की कोशिश कर रहे हैं, हम जो भी टास्क अचीव करना चाह रहे हैं, उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है, उसकी स्पीड बढ़ जाती है, वो प्रोसेस बहुत तेजी से हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने अभी आपको शेल्फ वाली मिसाल दी। तो अगर मेरे पास एक शेल्फ के अंदर अगर किताबें रखी हुई है मेरे पास, और मुझे अगर कोई पर्टिकुलर ऑथर की किताब देखनी है जिसका नाम जो है वो बी से स्टार्ट हो रहा है, तो मुझे पूरे शेल्फ के अंदर नहीं जाना, मुझे सिर्फ सेकंड वाले रो के अंदर जाना है। सही है। तो उससे क्या होगा, मेरा टाइम भी बचेगा, और क्या कहते हैं एफिशिएंसी भी बढ़ जाएगी। और मुझे पता है कि उस पे जाना है, किस शेल्फ पे जाना है। अच्छा, अगर बी के अंदर भी मुझे फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसा होता है इसके दो नेम है, तो क्या होगा, फर्स्ट नेम बी, सेकंड नेम ए। तो मुझे पता है कि यहाँ से अगर मैं काउंट करता हुआ जाऊंगा तो ए से स्टार्ट होगा, ए से लेके जेड तक जाएंगे नेम। तो मुझे ढूंढने में आसानी रहेगी। ये मैं क्या कर रहा हूँ, मैं मिसाल के तौर पर मैंने क्या किया, फर्स्ट रो स्किप की, सेकंड वाली रो पर आया, सेकंड वाली रो के अंदर ही फिर मैं लेफ्ट से ढूंढता हुआ जा रहा हूँ बुक। ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो प्रोसेस कर रहा हूँ, ढूंढने का जो प्रोसेस है, इसको हम बोलते हैं एल्गोरिथम। सही है। तो कंप्यूटर सिस्टम के अंदर भी ऐसे ही होता है। कंप्यूटर सिस्टम के अंदर हमारे पास डेटा है। सही है। मिसाल के तौर पे किसी भी यूट्यूब से डेटा है हमारे पास,
जिसके अंदर यूजर्स की जो है वो इंटरेस्ट मौजूद है कि इस यूजर को इस टाइप की वीडियोस के अंदर इंटरेस्ट है, इस यूजर को इस वाली टाइप की वीडियोस के अंदर इंटरेस्ट है। तो इस तरीके से इंटरेस्ट जो है वो डिफाइन हुए हुए हैं। सही है। तो ये क्या है, ये हमारे पास डेटा है। हमने क्या किया, इस डेटा को अपने पास ऑर्गेनाइज किया, और ऑर्गेनाइज करने के बाद हमने क्या किया, एक एल्गोरिथम बनाया। एल्गोरिथम क्या करेगा कि वो ढूंढना शुरू करेगा इस कि एक ऐसा प्रोसेस बनाएगा कि इस यूजर को अगर ये वीडियो पसंद है तो उसको ये वाली वीडियोस रिकमेंड करें। सही है। तो ये सब किसकी बदौलत हुआ है, ये हुआ डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम की बदौलत। क्योंकि हमारे पास डेटा जो था वो बिल्कुल रॉ डेटा था, हमने उसको क्या किया, डेटा स्ट्रक्चर में कन्वर्ट किया, प्रॉपर प्रॉपर उसको एक ऑर्गेनाइज किया। और फिर हमने क्या किया, हमने एक ऐसा कोड लिखा कि वो क्या करेगा, उस यूजर की जितनी भी जो वीडियोज जिसके अंदर वो इंटरेस्टेड है, जिस टाइप के टॉपिक्स में वो इंटरेस्टेड है, उसको फिर वही वीडियोस रिकमेंड करे। तो ये जो हमने कोड लिखा, ये कहलाएगा एल्गोरिथम। इसलिए हमारे पास डेटा स्केल एल्गोरिथम्स यूज होते हैं और इंतहा इंपॉर्टेंट है। और ये डिटरमाइन करते हैं कि आपका जो कोड है वो कितना फास्ट है, कितना स्लो है, कितना एफिशिएंट है, और डिजायर्ड रिजल्ट तक पहुंच रहा है या नहीं। ठीक। अच्छा, जैसे अभी मैंने बताया कि डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स काम किस तरीके से करते हैं, कि आपके पास जो है वो डेटा स्ट्रक्चर्स के अंदर आपके पास डेटा एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में आता है। और फिर आप क्या करते हो, उस ऑर्गेनाइज फॉर्म के अंदर उस डेटा को यूटिलाइज करना शुरू करते हैं, उस डेटा को फंक्शन करना शुरू करते हैं कि आप उस डेटा से किस तरीके से उसको यूज कर सकते हैं। जैसे हमने रेसिपी वाली मिसाल देखी कि हमारे पास मुख्तलिफ इंग्रेडिएंट्स से मुख्तलिफ तरीके से ऑर्गेनाइज हुए हुए थे। पर हमने क्या किया कि हमें जो रेसिपी थी, हमने उस रेसिपी के थ्रू हमने अ, उसको रिजल्ट डिजायर्ड रिजल्ट हमने गेट किया। सही है। तो इस तरीके से हमारे पास डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम्स काम करते हैं। अच्छा, हम आ जाते हैं डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स की टाइप पर। अच्छा, इससे पहले आगे बढ़ने से पहले अगर किसी का कोई क्वेश्चन है यहाँ तक, तो वो या तो हैंड रेस कर सकता है या चैट में भी पूछ सकता है वो। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? ठीक है, फिर हम आगे चलते हैं। हम देखते हैं कि डेटा स्ट्रक्चर्स के हमारे पास जो दो टाइप्स हैं। अच्छा, ये हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले लीनियर डेटा स्ट्रक्चर से। तो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स का से मुराद क्या है, कि अगर मैं बात कर रहा हूँ कि मैं शेल्फ के अंदर बुक्स अरेंज कर रहा हूँ। सही है। तो मैं किस तरीके से कर रहा हूँ, पहले पहली बुक आई, फिर दूसरी बुक, फिर तीसरी बुक, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं। तो इस तरीके से मैं बुक्स अरेंज करता जा रहा हूँ। फिर सेकंड रो के अंदर भी इसी तरीके से लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं। सही है। तो क्या है, हम एक लिनियरली वे के अंदर जा रहे हैं, हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं। सही है। इसी तरीके से अगर मैं एक बुक्स को एक के ऊपर एक बुक्स रख रहा हूँ, ये पहली बुक आ गई, ये दूसरी बुक आ गई, ये तीसरी बुक आ गई। तो इस तरीके से हम बुक्स के ऊपर बुक्स रखते जा रहे हैं। तो ये क्या है, ये भी एक अब क्या है, टॉप बॉटम से टॉप की तरफ जा रहे हैं हम। सही है। तो ये भी एक लिनियर वे है, एक स्ट्रेट वे है। लिनियर का मतलब ये होता है कि हम एक स्ट्रेट उसमें जा रहे हैं, मतलब एक सिंगल डायरेक्शन है हमारे पास। सही है। इसी तरीके से हमारे पास जो क्यू लगी हुई होती है, हम अगर बैंक में गए तो हमारे पास क्या है, यहाँ पे एक, फिर यहाँ पे दूसरा, यहाँ पे तीसरा, ऐसे ये काउंटर यहाँ पे लोग खड़े हुए हैं और एक के बाद एक क्यू के अंदर मौजूद है। तो ये भी क्या है, ये भी एक लिनियर वे है। सही है। क्यू के अंदर भी हम अगर खड़े हुए हैं, तो ये जो डेटा स्ट्रक्चर कहलाते हैं ना, इस टाइप के डेटा स्ट्रक्चर, यानी जिनके अंदर डेटा इस तरीके से ऑर्गेनाइज हुआ हुआ हो, उनको हम कहते हैं लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स।
सही है। इसके अंदर हमारे पास मुख्तलिफ वो आ जाते हैं कि कौन कौन से लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स हैं। तो अगर हम उनका नाम लिखें यहाँ पे, तो एक तो हमारे पास आ जाते हैं एरेज। सही है। हमारे पास आ जाती हैं स्टैक्स। हमारे पास आ जाते हैं क्यूज। और हमारे पास आ जाते हैं लिंक लिस्ट। इन सबको हम आगे देखेंगे फर्दर, लेकिन फिलहाल समझाने के लिए कि ये हमारे पास मुख्तलिफ डेटा स्ट्रक्चर जो है ये लिनियर के अंदर आते हैं, क्योंकि इनमें जो डेटा स्टोर होता है वो इसी तरीके से होता है, एक लिनियरली वे के अंदर डेटा स्टोर होता है। सही है। तो ये चार है हमारे पास। तो ये तो हो गया लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। इसके अलावा हमारे पास एक और टाइप होती है जिसको हम कहते हैं नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। क्या नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के हमारे पास एग्जाम्पल क्या है? जैसे मिसाल के तौर पे आपके पास आपका नादरा के अंदर आपका डेटा है। सही है। ये नादरा में आपका डेटा है। सही है। अब आपके डेटा के अंदर ये मौजूद है कि एक आपके जो पेरेंट्स हैं, सही है, उनका डेटा वो क्या है, वो आपके साथ कनेक्टेड है। सही है। फिर जो उनके जो पेरेंट्स हैं, उनका डेटा आपके फादर के डेटा के साथ कनेक्टेड और आपके पेरेंट्स के साथ डेटा कनेक्टेड है। सही है। और फिर इस तरीके से हम चलते जाएंगे तो उनके पेरेंट्स, फिर उनके पेरेंट्स। तो एक क्या चीज बनती जा रही है, एक एक ट्री टाइप स्ट्रक्चर बनता जा रहा है। सही है। यानी एक सिंगल एलिमेंट से आपके पास क्या है, एक ब्रांचेस बनती जा रही हैं। सही है। तो ये डेटा क्या है, ये लीनियर नहीं है। जैसे हमारे पास जो बुक्स थी वो एक के बाद एक के बाद एक थी, हमारे पास इस तरीके से डेटा नहीं है। सही है। हमारे पास डेटा क्या है, मुख्तलिफ ब्रांचेस की शक्ल के अंदर है, यानी एक के बाद उससे कनेक्टेड दो तीन चार ब्रांचेस हैं, फिर उनसे कनेक्टेड आपस में तीन चार ब्रांचेस हैं। तो इस तरह के जो डेटा है ना, उसको कहते हैं हम नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स। सही है। इसके अंदर हमारे पास दो मेजर टाइप्स आ जाती हैं, जिनको हम आगे भी देखेंगे, जिसे हम बोलते हैं ट्रीज और ग्राफ्स। ये हमारे पास नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स के अंदर आ जाते हैं, ट्रीज एंड ग्राफ्स। तो ये डिफरेंस है लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स का और नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स का। अगर हम वापस प्रेजेंटेशन पर आए तो जैसे इसने बताया, हमारे पास एग्जांपल जो है लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स की वो है एरे, लिंक्ड लिस्ट, टेक्स्ट और क्यूज। और सर मेरा एक नॉन। क्वेश्चन था। जी सर। सर आपने ये जो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर की एग्जांपल मतलब कोई एग्जांपल आप दे सकते हैं, क्योंकि आपने नॉन लीनियर की दे दी है नादरा वाली जो है, तो लीनियर को हम लोग किस तरीके से समझ सकते हैं एग्जांपल के साथ? सर लीनियर क्या, आप इस तरीके से समझें कि आप एक क्यू के अंदर खड़े हुए हैं, आप बिल जमा करवाने के लिए बैंक गए और आप देख रहे हैं कि आपके सामने एक क्यू है। सही है। क्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही है, ये आपके पास एक काउंटर है। सही है। यहाँ पे एक बंदा खड़ा हुआ है। तो यहाँ से पूरी की पूरी क्यू चलती हुई आ रही है और आप कहाँ पर हैं, आप यहाँ पर हैं। तो ये जो तरीका है ना, ये जो जिस तरीके से लोग ऑर्गेनाइज हुए हुए हैं, ये आपके पास लिनियर डेटा स्ट्रक्चर है। तो ये एक सिंगल क्यू के अंदर आपके पास मौजूद है, जो कहाँ से स्टार्ट हो रही है, बिल्कुल टॉप से स्टार्ट हो रही है और बॉटम तक आ रही है। सर नॉर्मल अगर प्रैक्टिकल लाइफ में हम लोग देखें तो हमारे पास लीनियर डेटा स्ट्रक्चर से तो हम लोग काफ़ी कम डील कर रहे होंगे ना, क्योंकि नॉर्मली डेटा जिस हिसाब से होता है तो वो नॉर्मली तो कॉम्प्लेक्स ही होता है। तो ज़्यादातर मतलब नॉन लीनियर से ही हम लोग डील कर रहे होते हैं। लीनियर से भी हमारा ताल्लुक पड़ता रहता है। अगर हम मिसाल के तौर पे आप किसी बुक्स के ऊपर आप बुक्स रखते जा रहे हैं, तो वो आपके पास लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। या फिर आप अगर फॉर एग्जांपल आप कोई भी डेटा, कोई भी चीज़ जो है वो एक के बाद एक के बाद एक रखते जा रहे हैं, मिसाल के तौर पर बॉक्सेस हैं। एक बॉक्स के अंदर आपके पास एक चीज़ें हैं, दूसरे के अंदर दूसरी टाइप की चीज़ें हैं, तो आप किस तरीके से रख रहे हैं, एक के बाद एक के बाद एक। तो वो भी आपके पास लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। ठीक सर, ठीक, क्लियर। ठीक। तो ये हमारे पास लीनियर और नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर हो चुके हैं। लीनियर के अंदर हम देख चुके हैं कि किस तरीके से हमारे पास एरेज होते हैं, लिंक लिस्ट होती हैं, स्टैक्स होती हैं, क्यूज होती हैं। तो इनको हम फर्दर आगे देखेंगे, इनको और डीप में जाके।
नॉन लीनियर के अंदर हमारे पास आ जाती है ट्रीज। ट्रीज जैसे मैंने अभी दिखाया था, नादर की एग्जांपल दी थी। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास एक हायरार्किकल एक सिस्टम बना हुआ है। सही है। हायरार्की कहाँ से स्टार्ट हो रही है, बिल्कुल टॉप से स्टार्ट हो रही है, जिसको हम रूट कहते हैं। और फिर उसके बाद हमारे पास वो एक्सपेंड होती जा रही है, एक्सपेंड होती जा रही है, एक्सपेंड होती जा रही है। सही है। ग्राफ जो है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ है ट्रीज से। ग्राफ हमारे पास कुछ इस तरीके से बनता है। अगर हमारे पास ट्रीज इस तरीके से है कि एक पेरेंट है, उसके बाद फिर हम उसके चाइल्ड बनाते जा रहे हैं। ग्राफ हमारे पास क्या है, एक इंटरकनेक्टेड सिस्टम बना हुआ होता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक ये है, उसके बाद एक ये है, फिर उसके बाद एक ये है। तो इस तरीके से एक जो इंटरकनेक्टेड सिस्टम बना हुआ होता है, उसको हम ग्राफ बोलते हैं। तो ट्री थोड़ा मुख्तलिफ होता है ये। तो ये, लेकिन ये चीज़ें जो है, ये ग्राफ जो है वो यूजुअली एडवांस डेटा स्ट्रक्चर्स के अंदर आता है। सही है। तो ये हमारे पास दो टाइप्स हो गई, लीनियर और नॉन लीनियर की। अच्छा जी। तो हम जरा अपना जो टॉपिक है वो कंक्लूड करते हैं कि हम डेटा स्ट्रक्चर्स क्यों यूज करते हैं। सही है। अभी हमने जो अब तक समझा, तो हम इस नतीजे में पहुंचे हैं कि डेटा स्ट्रक्चर्स की हम हमारा नीड इसलिए कि ताकि हम एक एक प्रॉपर एक प्रोग्राम बना सकें जो ऑर्गेनाइज डेटा को लेके उसको या ऑर्गेनाइज ना भी हो, वहाँ पर रॉ डेटा हो, तो उसको हम ऑर्गेनाइज करके हम उसको अपने पास यूटिलाइज कर सकें, जो हमारी नीड्स हैं, जो हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं। सही है। अच्छा, इसका एक एग्जाम्पल इस तरीके से ले सकते हैं कि हमारे पास फॉर एग्जाम्पल कोई डेटा आया जो कि ऑर्गेनाइज नहीं है। सही है। तो हम क्या करेंगे, हम पहले उसके ऊपर डेटा स्ट्रक्चर अप्लाई करेंगे। हम क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक डेटा स्ट्रक्चर की टाइप है, एरे है। सही है। डेटा है हमारे पास स्ट्रिंग के अंदर। सही है। अब स्ट्रिंग के अंदर हम उसके ऊपर कंपटीशन नहीं कर सकते, फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि कंपटीशन हो सकती है लेकिन हमारी जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से वो नहीं हो सकती। तो हम क्या करेंगे, उसको एक प्रॉपर डेटा स्ट्रक्चर में लेके आएंगे। हमें उसको स्ट्रिंग में नहीं चाहिए, हम उसको एरे में चाहिए। तो हम क्या करेंगे, उसको एरे के अंदर कन्वर्ट करेंगे। एरे में कन्वर्ट करने के बाद फिर हम उसके अंदर एल्गोरिथम्स लगाना शुरू करेंगे। उसके बाद फिर हम कोड लिखना शुरू करेंगे, और फिर हमें अपना डिजायर्ड रिजल्ट मिल जाएगा। तो हम इस तरीके से डेटा स्ट्रक्चर्स को, एल्गोरिथम्स को यूज करेंगे कि अगर हमें पता होगा कि कौन सी जगह पे कौन सा डेटा स्ट्रक्चर हमें यूज करना है, तो ही हमें एल्गोरिथम बनाने में आसानी होगी। सही है। और अच्छा, इसका एक फायदा ये भी होता है, जब हम डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम समझ लेते हैं, उसके बाद फिर हम जब प्रॉब्लम्स की तरफ जाते हैं, प्रॉब्लम्स के लिए सबसे बेहतरीन जो जो वेबसाइट यूज की जाती है, जो प्लेटफॉर्म यूज किया जाता है, वो है लीड कोड, जिसके हम सवाल देखेंगे आगे। तो उससे होता ये है कि जब आप लीड कोड सॉल्व करते हैं, बार बार लीड कोड की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, तो फिर आपके अंदर एक प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स पैदा होती है। एक एक सबकॉन्शियसली आपके अंदर एक सलाहियत पैदा होती है कि आप क्वेश्चन को देखते ही समझ जाते हैं कि अच्छा, ये क्वेश्चन जो है ये इस डेटा स्ट्रक्चर से बिलोंग करता है, इसके अंदर इस टाइप का एल्गोरिथम लगना चाहिए, इसको इस तरीके से सॉल्व करना चाहिए। तो ये उसी वक्त होता है जब हम बार बार प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। सही है। लेकिन हम ये करेंगे क्यों, क्योंकि जब जो बिग टेक कंपनीज हैं, जो फैंग कंपनीज हैं, तो उनके जो इंटरव्यूज होते हैं ना, वो मोस्टली इसी तरह के चीज़ों के ऊपर कंप्राइज होते हैं। वो आपको या तो लीड कोड के सवाल देंगे, या फिर वो आपको कोई भी अपना कस्टम बनाया हुआ एक सवाल दे देंगे डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम से रिलेटेड। सही है। और वो जज इस बेसिस के ऊपर करते हैं कि आप सोच क्या रहे हैं। सही है। प्रॉब्लम तो आपके पास आ गई, आपने प्रॉब्लम सॉल्व भी कर दी, लेकिन जो मेन जो चीज होती है वो ये जज कर रहे होते हैं कि आप कितने अच्छे तरीके से चीजें एनालाइज कर पाए, आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ नहीं हुआ। फिर उसके बाद आप जब सॉल्यूशन की तरफ गए, तो आपकी क्या इंट्यूशन थी, आपने क्या सोचा, आपने किस किस बेसिस के ऊपर आपने ये डेटा स्ट्रक्चर अप्लाई किया है, आपने किस बेसिस के ऊपर ये एल्गोरिथम अप्लाई किया। तो वो ये सारी चीजें देख रहे होते हैं। सही है। तो इसलिए एक डीप अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है डेटा स्ट्रक्चर्स की। तो वो ये भी देख रहे होते हैं कि आपने जो कोड लिखा है वो कितना फास्ट है। सही है। मिसाल के तौर पे आपके पास एक क्वेश्चन है। अब उसका एक बेसिक तरीका तो ये है कि आपने फॉर एग्जांपल दो लूप चला दिए। सही है। अब दो लूप चलाने की वजह से वो प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई, लेकिन वो सवाल काफी स्लो है। सही है। वो टाइम बहुत ले रहा है। तो आपके पास इसकी भी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि आपने जो कोड लिखा है उसको आप ऑप्टिमाइज कैसे कर सके, उसको उसको और फास्ट कैसे बना सके। क्योंकि उसी वक्त होगा जब आपके पास एक अंडरस्टैंडिंग होगी स्पेस एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की, कि वो ऐसा तो नहीं कि वो बहुत ज़्यादा स्पेस ले रहा हो,
मेमोरी के अंदर हो, ऐसा ना हो कि वो टाइम बहुत ज़्यादा ले रहा हो एग्जीक्यूट होने में। अगर उसको डेटा मिल गया, 1 मिलियन रिकॉर्ड्स मिल गए उसको, तो अब 1 मिलियन रिकॉर्ड्स हैं तो उसको हमें ऐसा डिज़ाइन करना है कि वो कम से कम टाइम के अंदर एग्जीक्यूट कर सके। तो ये सारी चीज़ें जो है ये हम देखेंगे कि डेटा स्ट्रक्चर प्रोसेस में उनकी इम्पोर्टेंस ये है। तो ये हमारा आज का जो फंडामेंटल्स थे, जो फाउंडेशन थी डेटा स्ट्रक्चर्स की, वो यहाँ पे तो हमारे पास एंड हो चुकी है। अगर किसी का कोई सवाल है इसके हवाले से तो वो पूछ सकता है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ, अच्छा सर, ये डीएस से जो आप पढ़ा रहे हैं, ये बेसिक से तो आप पढ़ा रहे हैं, लेकिन हम डेली अगर लीड कोड क्वेश्चंस पे आएंगे तो डेली कितने क्वेश्चंस हम कंप्लीट करेंगे? सर, हम आई थिंक हम डेली क्वेश्चंस के ऊपर तो नहीं आएंगे, क्योंकि हमारे पास थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स भी हैं। तो लेकिन होपफुली हम कोशिश करेंगे, अगर हम डेली भी आते हैं तो ये ओवरऑल 25 डेज का ये है सेशन। तो अराउंड हम्म, 20 समथिंग क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकेंगे अगर हम डेली करते हैं। फ्राइडे के दिन हमारे पास चूंकि टाइम होता है तो प्रेजेंटेशन। हाँ, तो उसमें हम 2-3 सवाल भी कर सकते हैं। हम्म, ये टाइम पे डिपेंड चलो करता है। ठीक। और क्या अच्छा, ये आपने जो क्वेश्चंस क्वेश्चंस जो होंगे सर, वो बेसिक लेवल के, मतलब एरे, लिंक लिस्ट और ये इस तरीके की, मतलब आप लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स पे ही कंप्लीट करेंगे या नॉन लीनियर पे भी जाएंगे आप? हम नॉन लीनियर पे भी जाएंगे, लेकिन हम ट्रीज तक महदूद रहेंगे, हम ग्राफ पे नहीं जाएंगे, क्योंकि ग्राफ खुद एक लंबा टॉपिक है काफी, और वो काफी कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। तो हम फिलहाल ट्रीज तक जी रहेंगे। जी जी, वो तो एडवांस है ना, क्योंकि मशीन लर्निंग के लिए होता है use। जी हाँ। ठीक है सर, ठीक, ओके। आप अपने हैंड के ऊपर भी लीड कोड की प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपने एरे पढ़ लिया, तो आप क्या करेंगे, आप लीड कोड पर जाएं, एरे के जो सवाल हैं इजी, उनको सॉल्व करना शुरू करें, तो वो भी आपकी प्रैक्टिस में रहेगा। ठीक है सर, थैंक यू सर। ठीक है, और किसी का कोई क्वेश्चन है? सर सर लीड कोड के लिए कोई प्री रेक्विजिट नॉलेज भी होना चाहिए बंदे के पास, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड सीएस का नहीं है। तो मुझे पाइथन की थोड़ी बहुत नॉलेज है, यानी काइंड ऑफ फंक्शंस या एलसिफ लूप वगैरह की। तो ये है कि मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है इसके लिए, तो मैं लीड कोड्स फिर भी कर सकता हूँ, या उसके लिए कोई आपके पास अच्छा नॉलेज होना चाहिए प्रोग्रामिंग का पहले से? नहीं सर, आपके पास बेसिक्स होनी चाहिए प्रोग्रामिंग की। बस अगर आप बोल रहे हैं कि आपके पास फंडामेंटल नॉलेज है, आपको इफ एल्स आता है, फंक्शन आते हैं, तो दैट्स इनफ। आप जब बस इस सेशन के अंदर कंसिस्टेंट रहें, ताकि जो एरेज हैं और क्यूज हैं, स्टैक्स हैं, उनको समझते जाएं और यहाँ पे क्लास के अंदर प्रेजेंट करवाएं, तो आपकी खुद ही चीज़ें और इम्प्रूव होती जाएंगी वक्त के साथ साथ। चलें, सही है सर, शुक्रिया। जी, और किसी का कोई क्वेश्चन है? अच्छा, मेरी कोशिश ये है कि सेशन इस पूरे कोर्स के अंदर कि ये कोर्स एक इंटरेक्टिव कोर्स रहे। तो अगर आपको मेरे सेशन के दौरान कोई चीज़ समझ ना आए, मैं तो कोई चीज़ एक्सप्लेन कर रहा हूँ और आपको समझ में ना आए, तो आप बीच में इंटरप्ट भी कर सकते हैं कि सर ये दोबारा एक्सप्लेन कर दें, ताकि हमारी एक इंटरेक्शन रहे। क्योंकि आप जितना आप खुद भी जब बोलेंगे तो आपकी भी अंडरस्टैंडिंग उतनी ज़्यादा बेहतर होगी। तो कोशिश करें, सवाल ज़्यादा से ज़्यादा सवाल करें। कोई भी चीज़ समझ नहीं आ रही तो वो आप पूछ सकते हैं, हमारे पास मॉनिटर्स भी हैं, हमारे साथ को ट्रेनर भी हैं, तो वो इंशाल्लाह आपको एक्सप्लेन कर देंगे। कोई क्वेश्चन नहीं है किसी का? तो फिर हम आज का सेशन जो है वो जल्दी एंड कर सकते हैं, क्योंकि आज हमारा फर्स्ट डे था और हमने जो बेसिक थी वो हमने कवर कर ली। सर आप ये अच्छा,
अच्छा सर, मेरा एक क्वेश्चन है सब पार्टिसिपेंट से। आप सब में से किस किस को पाइथन आती है, चाहे बेसिक पाइथन, लाइक आप लोग हैंड रेज करके बता सकते हैं। ओके, 3 लोग हैं जिन्होंने हैंड रेज नहीं किया। तो अगर आपको पाइथन आती है तो बहुत अच्छी बात है, आपको समझने में आसानी होगी। लेकिन अगर आपको पाइथन नहीं आती तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप साथ साथ कोई पाइथन फॉर बिगनर्स कोर्स भी लेना शुरू कर दें। और जो डीएसए के प्रीरेक्विजिट्स हैं वो तो इस कोर्स में हम साथ लेके चलेंगे, हर चीज़, एरेज, लिंक लिस्ट, हर चीज़ का। लेकिन पाइथन सीखना इसलिए ज़रूरी है कि फिर आपको सिंटैक्स और ये सब चीज़ें समझने में ज़्यादा मसला नहीं होगा। ठीक है। और जो लीड कोड है और क्वेश्चंस हम इस तरह करेंगे कि ये नहीं है कि एक दिन में कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन है वो करनी है। इस तरह है कि जब तक आपको समझ आ जाती है तब तक हम उस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेंगे। और सेशन इंटरेक्टिव रहेगा, तो आप सब कोशिश करिएगा कि अगर कोई भी क्वेश्चन है या कोई सजेशन है तो माइक ऑन करके ऐड कर सकते हैं। और बस यही था। तो अगर नॉन टेक के स्टूडेंट्स हैं तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप लोग प्लीज़ साथ साथ जो है पाइथन का भी कोई सेशन ज्वाइन कर लें। ओके, थैंक यू। जी सर जी फजील, आप बिल्कुल। जी बिल्कुल, अभी सेशन आई थिंक 10 PM पे भी एक सेशन चल रहा है पाइथन फॉर एब्सोल्यूट बिगिनर्स। आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप यूट्यूब के ऊपर भी एक बेसिक देख सकते हैं, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग काफ़ी बेहतर रहेगी ओवरऑल समझ जी लेंगे जी, इसको। ऑल दो हम भी एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन उसका फ़ायदा ये होगा कि आपको चीज़ें पिकअप करने में ज़्यादा आसानी होगी। अच्छा, हमारा जो ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है, अब ज़रूरी नहीं है कि हमने जो जिस दिन जो टॉपिक डिसाइड किया है उसी दिन वो करना है। अगर किसी को कोई टॉपिक नहीं समझ में आता और वो टॉपिक ऐसा लग रहा है कि अगले दिन भी जाएगा, तो उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन बस ये आप क्लियर करें कि आपको चीज़ें जो है वो समझ आ चुकी हैं। अगर नहीं आई तो आप सवाल कर सकते हैं, नेक्स्ट डे भी सवाल कर सकते हैं उन सवालों से। जी, मैं स्लाइड जो है वो हम स्लाइड शेयर कर देंगे अभी। एक गूगल शीट शेयर करेंगे, इसके अंदर सारी रिकॉर्डिंग्स वगैरह होंगी, तो रिसोर्सेज भी आपको उसमें मिल जाएंगे। देखिए मैम, हम सेशन एंड करते हैं फिर, अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो। सर मेरा एक क्वेश्चन था, वैसे वो इसके रेलिवेंट नहीं है कोर्स के रेलिवेंट, लेकिन वैसे एक जनरल नॉलेज, क्योंकि अगर हम लोग फॉर एग्जांपल इन फ्यूचर प्रेजेंट करते हैं किसी को कोई चीज़, तो आप नॉर्मली ये जो स्लाइड्स वगैरह हैं आपने कहाँ से बनाई हैं, और आप मतलब कौन सा प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं अभी प्रेजेंट करने के लिए? क्योंकि नॉर्मली हमारे पास कोई पेन वगैरह कोई या टच डिवाइस नहीं होती जिससे हम लोग अच्छे तरीके से लिख सके। तो हमारे पास माउस पैड या टच पैड होता है। तो हम लोग किस तरीके से मतलब जब प्रेजेंट करें तो स्क्रीन के ऊपर अगर लिखना हो कोई चीज़, और दूसरा ये जो यहाँ पे आप प्रेजेंट कर रहे हैं ये कौन सा प्लेटफॉर्म है जिससे आप ऑनलाइन ये चीज़ें ड्रॉ कर रहे हैं? सर ये वेबसाइट है एक्सकेलिब्रो। ये रही। ये मैं जो जिस तरीके से ड्रॉ कर रहा हूँ, ये मैं माउस के थ्रू ही कर रहा हूँ। मेरे पास भी पैड नहीं है या ड्राइंग बोर्ड नहीं है मेरे पास, मैं भी माउस के थ्रू ही कर रहा हूँ। तो आप इस वेबसाइट के ऊपर जा सकते हैं, एक्सकेलिब्रो के ऊपर, ये इसी मकसद के लिए पूरा आपको बोर्ड दिया जाएगा। तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। आप एनोटेशन यूज़ कर सकते हैं। जब आप स्क्रीन शेयर करेंगे तो आपके पास लेफ्ट साइड पे एनोटेशन आती है, जैसे ये, उससे आप फिर स्क्रीन के ऊपर भी ड्रॉ कर सकते हैं। आपके पास दोनों ऑप्शन है। और सर यहाँ जो जहाँ से आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, मतलब ये भी कोई वेबसाइट है जहाँ से आप, क्योंकि नॉर्मली हमारे पास पावर पॉइंट होता है तो हम लोग पावर पॉइंट पे बना के उसी पे प्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो ये ऑनलाइन आपने स्लाइड्स बनाई हैं जहाँ से आप प्रेजेंट कर रहे हैं? जी, ये एक
जी, ये एक वेबसाइट है गामा, तो आप ये यूज कर सकते हैं कि प्रेजेंटेशन बनाने के काम आती है, जी वो है गामा। इसमें आप एआई ओके, के थ्रू थैंक आप यू। प्रेजेंटेशन, जी हाँ, एआई के थ्रू आप प्रेजेंटेशन क्रिएट कर सकते हैं। सर ये चैट में क्वेश्चन है, कैन यू शेयर द स्लाइड्स? जी हाँ, स्लाइड जो है वो हम शेयर कर देंगे जब रिकॉर्डिंग्स की जो शीट है जब वो शेयर होगी, तो उसके अंदर रिसोर्सेज भी होंगे, तो स्लाइड उसी के अंदर होगी, तो यू कैन एक्सेस फ्रॉम देयर। ठीक है मैम, सेशन एंड करते हैं अपना। ओके, तो अगर किसी का क्वेश्चन नहीं है हम सेशन को एंड करते हैं। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग, एंड थैंक यू सर फजील, दिस वाज अमेजिंग सेशन। ऑल्दो आज इंट्रोडक्शन था, कल से हम प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे, तो तब तक अल्लाह हाफिज़ एवरीवन।